स्वराज सन्मति उत्सव के एक विशेष दिन पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सप्ताह भर ये उत्सव मनाते हैं। 26 सितंबर स्वराज विद्यापीठ और आज़ादी बचाओ आंदोलन के नायक प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा की पुण्यतिथि थी और 2 अक्टूबर को आपको मालूम ही है कि किस महापुरुष का जन्म हुआ था। बीच में सरदार भगत सिंह भी आते हैं, उनका भी जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। इस अवसर पर हम लोग अनेक कार्यक्रम करते हैं। उसके तहत जो आज की समस्याएं हैं उस पर हमारा ध्यान जाता है। और स्वराज विद्यापीठ, जैसा कि आप सबको पता ही है, वो गांधी के विचारों पर केंद्रित है। यह समझता है कि जो समस्याएं आज की हैं उनके पीछे एक विशेष प्रकार का मन है और वो मन हमारा जो है बाजार बनाता है। बाजार के पीछे एक निगम है जो हमारा मन बनाते हैं। आज जब मैं आया तो अम्मा जी ने एक बात मुझसे पूछी कि किसी ने जो था हम लोगों के एक ग्रुप में एक विशेष संदेश साझा किया था जो ये बताता था कि अमेज़ॉन इन के कुछ प्रश्नों का आप जवाब दीजिए तो आपको कुछ इनाम मिल जाएगा। अक्सर आपके पास भी इस प्रकार की चीज़ें आती होंगी कि आप डब्बे खोलिए और उसमें से अचानक एक घड़ी निकल आएगी। ये बाज़ार हमारे मन बनाते हैं कि किस प्रकार से जो है लालच जो है, डॉक्टर श्रीवास्तव से ज़्यादा कौन जानता होगा। अर्थशास्त्र जो है वो इसी पर आधारित है ना कि ग्रीड इज़ गुड। ये शायद अर्थशास्त्र में आपको एडम स्मिथ ने बताया ही होगा। ये बात अलग है कि अगर इलाहाबाद में आप पढ़े होते एक ज़माने में तो आपको ये पढ़ने को मिलता कि नहीं, ग्रीड इज़ नॉट गुड, वॉन्टलेसनेस इज़ गुड। पता नहीं आपने ये नाम सुना है, वॉन्टलेसनेस, ये शब्द सुना है नहीं सुना है? अर्थशास्त्र के एक अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम प्रोफेसर जे के मेहता था, जिनकी एक पूरी थ्योरी जो थी वो एडम स्मिथ के खिलाफ थी कि नहीं, ग्रीड इज़ नॉट गुड। यहाँ से जो है बात शुरू होती थी। और वो क्यों नहीं अच्छी है उसके कारण है क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, आज का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये दिखाई दे रहा है और आज दिखाई दे रहा है। और जितने रिसोर्सेज हैं हमारे, वो सारे के सारे हम लोग जो है समाप्त करते चले जा रहे हैं। तो आज जो विशेष वक्तव्य है जो आप सुनेंगे, डॉक्टर श्रीवास्तव का जो सुनेंगे, उसमें कुछ ऐसी वाली बातें आएंगी कि आधुनिक समस्याओं में गांधी के विचारों का कुछ महत्व होगा। गांधी, जैसा आप जानते हैं, वो वॉन्टलेसनेस वाले अधिक थे, ग्रीड इज़ गुड वाले अधिक नहीं थे। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर श्रीवास्तव से कि वो आसन ग्रहण करें और हमसे अपनी चर्चा करें। यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं सब मतलब अपने 20s और 30s वाले हैं, तो वहीं से बात शुरू करते हैं कि आज का युवा जो है वो गांधी को उस तरीके से देखता है जैसे कार्ल मार्क्स को देखा जाता है। कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि यू कैन लाइक हिम और यू कैन
ignore him. You can love him or you can hate him, but you can never ignore him. आप मार्क्स से प्रेम कर सकते हैं, मार्क्स से घृणा कर सकते हैं, मगर मार्क्स की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्क्स कहीं ना कहीं मौजूद है। इवन हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी जाएंगे तो वहाँ भी किसी ना किसी थ्योरी की मार्क्स एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक वही गांधी के साथ भी है। गांधी एक व्यक्ति से उठ के विचार बने, और विचार से ज़्यादा आजकल वो एक फिनोमेना बन गए, और वो फिनोमेना कुछ ऐसा हो गया है कि आप उससे प्रेम भी कर सकते हैं और उससे घृणा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो गांधी से प्रेम करते हैं, एडमायर करते हैं गांधी को, वो गांधी को फॉलो भी कुछ हद तक करते हैं। जैसे जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ गांधी मूल्यों को बहुत हद तक फॉलो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में गांधी को लेकर बहुत एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। जैसे कन्फ्यूज़न ये है कि गांधी जी ने देश का बंटवारा करा दिया। सरदार अभी भगत सिंह की बात आई कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। या एक ऐसा मुद्दा है कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 45 करोड़ दिला दिए। ऐसे बहुत सारे गांधी जी के बारे में मिथ हैं जो बच्चों के, खासतौर से युवा वर्ग के दिमाग में है। तो अगर हमें गांधी को शुरू करना है या गांधी को कहीं से पकड़ना है, तो हमें सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि आज का युवा जो है, ख़ास तौर से जो अपने 20s और 30s में है, वो गांधी को इमेजिन करे 90s और 20s में जाके। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जाकर आप गांधी की परिस्थितियों में जाइए और फिर इमेजिन करिए कि गांधी को कैसे समझा जाए। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, वहाँ बैठकर किसी चीज़ को एक सिरे से एक्सेप्ट कर लेना और खारिज कर देना बहुत आसान है, लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि गांधी इज़ समथिंग एल्स। तो हमें लगता है कि पहले हमें अपने दिमाग में एक ढांचा बना लीजिए चाहिए और फिर उस ढांचे में रख के सोचना चाहिए। हम जब पॉलिटिकल फिलोसफर, हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो जब थिंकर्स को पढ़ाते हैं तो थिंकर्स को पढ़ाने से पहले बच्चों से ये कहते हैं एक बार उसकी जीवनी ज़रूर पढ़िए आप, क्योंकि आज आप तुरंत कह देंगे नहीं इसका ये आइडिया ठीक नहीं था, वो तो वैसा था, ये ऐसा था। लेकिन जब आप उसके समय में जाएंगे और उसके समय में जाके उस थिंकर के बारे में सोचेंगे, तब शायद आप उसके साथ सही मायने में न्याय कर पाएंगे। ठीक वही बात सारे विचारकों के साथ है, वही बात गांधी के साथ भी है। तो गांधी के बारे में एक्सटेंसिवली लिखा गया है। कहा जाता है कि गांधी ने 45,000 लेटर्स लिखे हैं, 45,000 लेटर्स। अब अगर आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आप इमेजिन करिए, किताबें बहुत सारी लिखी, बहुत सारी कमेंट्रीज़ लिखी। तो गांधी को समझना है तो ठीक गांधी के समय में जाना होगा। अब टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक कल्पना के स्तर पे जाके सोचना चाहिए कि 19वीं और शताब्दी और 20वीं शताब्दी का समय कैसा रहा होगा जब गांधी हुए। तो अगर बात यहाँ से शुरू की जाए कि गांधी को कहाँ से पकड़ा जाए या कौन से ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जिनसे गांधी के बारे में क्लैरिटी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात वर्तमान वैश्विक समस्याएं। आज आप पूरी दुनिया को देखिए, सुबह न्यूज़ खोलिए या शाम को बंद करिए, सिर्फ हर जगह पूरी दुनिया पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। इजराइल का जंग चल रही है, मिडिल ईस्ट में पूरा क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है, फूड का क्राइसिस है। कौन सा ऐसा क्राइसिस नहीं है? अब ये आपकी महारत है कि आप ढूंढ लाएं पाएँ कि एक नया क्राइसिस आ गया है, लेकिन क्राइसिस हर जगह है। तो ऐसे में गांधी के विचारों की भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो 8-10 पॉइंट हैं हम उसको लेकर आपको सामने रखेंगे, फिर आप बताइएगा कि वो सही लगते ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है। गांधी ने खुद कहा था कि मेरे कोई भी थॉट कंसिस्टेंट नहीं है, वो उसमें चेंज आ जाता रहता है। से बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, जॉन मेयर कीन्स। उन्होंने, उनका फेमस लाइन है कि उन्होंने कहा था, आई चेंज माई माइंड एज द फैक्ट चेंजेस, आई चेंज माई माइंड एज द न्यू फैक्ट इमर्जेस। तो गांधी भी उसी बात को फॉलो करते हैं। गांधी की कई राइटिंग्स में आपको लगेगा कि एक पैरा में वो कुछ और कह रहे हैं, उसके बाद दूसरे वॉल्यूम के दूसरे पैरा में उसी बात को वो काट के कोई और बात कह रहे हैं। तो ही हैज़ नेवर बीन कंसिस्टेंट इन हिज राइटिंग्स, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। तो 8-10 पॉइंट जो गांधी के कॉमन है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे।
कि गांधी वास्तव में किस तरह सोचते थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमें 19th और 20th सेंचुरी में जाके गांधी को सोचना है, आज नहीं। तो गांधी का जो पहली बात सबके सामने आती, वो सब आप लोग जानते भी हैं। गांधी गेव इंडिया एंड द वर्ल्ड अ न्यू वे ऑफ रेजिस्टेंट, अ पीसफुल रेजिस्टेंस ऑफ इनजस्टिस, जिसको आप सविनय अवज्ञा कह लीजिए, सत्याग्रह कह लीजिए। हालांकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, ये पहले से जैन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी और जो हेनरी डेविड थोरो थे उनकी राइटिंग्स में मिलता था। लेकिन गांधी जिस तरह से उसको लेकर आए और जिस तरह से उसको पॉपुलराइज किया, वो अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। गांधी ने ये कहा कि अगर कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं पर कोई शोषण हो रहा है, कहीं कोई अन्याय हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको पीसफुल तरीके से उसको रेजिस्ट करना है, विदाउट हार्मिंग योर अपोनेंट, बिना अपने शत्रु को, अपने प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचाए। अगर कहीं चोट पहुंचानी है तो अपने आप को पहुंचाइए। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को कष्ट पहुंचा के हम अपने प्रतिद्वंदी से लड़ सकते हैं। और ये बहुत आगे बढ़ा। अगर इसको आप देखिए तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो जब 1959 में भारत की यात्रा पर आते हैं, तो उस समय उनकी उम्र 31 साल की थी, और वो अमेरिका में जो एक ब्लैक और वाइट का डिवाइड चल रहा था, आज भी है वो डिवाइड, लेकिन उस समय ज़्यादा था, ख़ासतौर से साउथ के जो स्टेट्स थे, उसमें वो जब इंडिया आए तो उन्होंने एक इंडियन पेपर था, उसका नाम नहीं याद हमको, उसमें एक आर्टिकल लिखा कि गांधी से क्या सीखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब वायलेंस होता है, इनजस्टिस होता है, तो दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है, ये अन्याय हो रहा है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसे चल रहा है चलने देते हैं। दूसरा होता है आप उसको वायलेंटली ऑप्रेस करने की कोशिश करिए, सप्रेस करने की कोशिश करिए, हिंसा का सहारा लीजिए। तो कहते हैं कि गांधी ने मुझे ये सिखाया कि दोनों रास्ते रिजेक्ट करो, दोनों रास्ते ठीक नहीं हैं। वायलेंस को एक्सेप्ट करना भी ठीक नहीं है, और वायलेंस की तरीके से उसको खारिज करना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तीसरा जो रास्ता है वो है सविनय अवज्ञा का रास्ता, और उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से गांधी से सीखा। सिर्फ 31 ईयर्स की एज में उन्होंने वो आर्टिकल लिखा, और उसको उन्होंने बाद में अमेरिका में उसको फॉलो भी किया, और गांधी ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो इंडिया में किया। सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया, जो उनका साउथ अफ्रीका का प्रवास था, और उसके बाद उन्होंने इंडिया में किया। जो भी जिन्होंने आंदोलन उन्होंने चलाया, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, अहमदाबाद का आंदोलन हो, खेड़ा का आंदोलन हो, या नमक आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन उन्होंने किए, सारे आंदोलन उन्होंने सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों का पालन किया। तो अगर हम सविनय अवज्ञा के हथियार को आज के दौर में देखें, तो हर जगह लड़ाई का जवाब लड़ाई से दिया जा रहा है। घर में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए। तो सबसे गांधी के विचारों की सबसे बड़ी प्रासंगिकता इस बात में है कि उनको विचारों को डिस्कस करने के बजाय या पढ़ने की बजाय हम उनका पालन करें, तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। उनकी जिनसे मत भिन्नता भी रहती थी, वो कहते थे कि मैं आपके खिलाफ आंदोलन करना नहीं चाहता हूँ, मेरा पक्ष ये है, आप इस पक्ष को रखिए, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, आप इस पक्ष को एक्सेप्ट करिए, नहीं तो मैं आंदोलन करूँगा। तो बहुत फियरलेसली वो अपनी बात कहा करते थे। तो जो सविनय अवज्ञा या फिर सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, फोर्स ऑफ ट्रुथ के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, और जो पहले से था लेकिन उसको एक नया रूप दिया, वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है, और ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के पास इतना बढ़िया हथियार होते हुए भी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों कहीं नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में एक समस्या की बात है। गांधी जी के से हम जो दूसरी बात सीख सकते हैं वो है कि ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट, नॉट नेशनलिस्ट। दोनों में अंतर है। देशभक्त होना अलग बात है, राष्ट्रवादी होना अलग बात है। हु इज़ अ पैट्रियट?
अ पैट्रियट हु इज़ अ लव्स हिज कंट्री और हर कंट्री, बट अ नेशनलिस्ट हु इज़ अ नेशनलिस्ट हु इज़ हेट समवन एल्स कंट्री। देयर इज़ अ डिफरेंस। आज के दौर में हम दुनिया में जो सरकारें हैं या जो दौर चल रहा है वो क्या है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हैं। चाहे हम रशिया की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, ब्राज़ील की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, सब जगह वही चल रहा है। थोड़ा बहुत चेंज अभी ब्रिटेन की गवर्नमेंट में आया, लेकिन कल वहाँ भी एक न्यूज़ देखी, वहाँ की एक एमपी ने इस्तीफ़ा दे दिया। जो वहाँ स्टर्मर्स गवर्नमेंट है उसकी हिपोक्रेसी का कॉन्टेक्स्ट उसने दिया और इस्तीफ़ा दे दिया। तो गांधी सच्चे मामलों में देशभक्त क्यों हैं? गांधी सच्चे मामलों में देशभक्त इसलिए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे अपने देश से प्रेम है। इसलिए देश से प्रेम नहीं है कि मेरा देश सबसे अच्छा है, मुझे देश से अपने प्रेम इसलिए है कि मुझे अपने देश की कमियां भी पता हैं और मुझे उन कमियों को एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं है और मैं उन कमियों को दूर करूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे गांधी ने अगर 2 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया तो वो कह सकते अनटचेबिलिटी, और दूसरा जो एक तरह से महिलाओं की स्थिति को सुधारने के संदर्भ में उन्होंने जो काम किया वो अपने आप में उल्लेखनीय है। अनटचेबिलिटी में खास तौर से जो SC और ST क्लास था उसको मंदिरों में प्रवेश से रोक थी, वो गांव में कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, तो उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। और महिलाओं के संदर्भ में उन्होंने बहुत काम किया। आपको याद होगा 1925 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था तो गांधी जी ने इस बात पर बल दिया कि सरोजिनी नायडू को प्रथम महिला अध्यक्ष वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी थी। आप 1925 के कॉलोनियल इंडिया में आप कल्पना कर सकते थे कि जो इतनी बड़ी पार्टी थी उसकी जो अध्यक्षता कोई महिला हो, आप पूरे वर्ल्ड में इमेजिन नहीं कर सकते। अमेरिका में अब जाकर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार बनी, इसके पहले हिलेरी क्लिंटन बनी थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो परिस्थितियां उस ज़माने में इंडिया में वो थॉट था, वो सोच रहे थे ऐसा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में इस तरह की बात जाके सोची और सरोजिनी नायडू को उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनवाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गांधी का योगदान बहुत उल्लेखनीय कि वाकई जो एक नेशनलिस्ट होता है, तो नेशनलिस्ट जो होता है, जैसे आजकल आप देख सकते हैं जो नेशनलिज्म की जो परिभाषा चल रही है हमारे देश में ही, और जो पैट्रियटिज्म है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट रादर देन अ नेशनलिस्ट। तो गांधी के बारे में हम लोग ये बात कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो गांधी के बारे में अच्छा समझने में आया हमें, वो ये आया कि ही इज़ अ इंटर रिलीजन फेथ प्रमोटर। वो जो धर्मों के बीच में एक वैमनस्य पैदा हो गया था, उस वैमनस्य को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आप लोगों ने मेरे ख्याल से गांधी फिल्म देखी होगी, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। पहले जब दूरदर्शन पे बहुत आती थी, अक्सर आती थी, रिचर्ड एटनबरो की गांधी। अब आप पूछेंगे तो हाथ खड़ा करा लीजिए, तो बहुत कम लोगों ने देखी। किसी ने देखी है? देखी है, हम मतलब नए कम लोगों ने कम ही देखी है। वो आप लोग देखिएगा ज़रूर। रिचर्ड एटनबरो ने डायरेक्ट किया है और उसमें जो गांधी का रोल प्ले किया है उनका नाम है, हाँ, बेन किंग्सले। अभी भी हैं वो, और कई सारी हॉलीवुड की फिल्मों में अभी भी काम करते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव है कि गांधी पर बनी जितनी फिल्में हैं भारत में, उसमें गांधी की भूमिका जिन भारतीयों ने अदा की है उनसे कहीं ज़्यादा बेहतरीन भूमिका एक ब्रिटिश नागरिक बेन किंग्सले ने की है। आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उस फिल्म में एक सीन है लास्ट में, जब नोआ खाली के दंगे होते हैं तो गांधी जी उस समय फास्ट पे चल रहे होते हैं। तो गांधी जी के पास मिलने वालों का एक लाइन लगी होती है, उसमें से एक कसाई आता है, मुस्लिम कसाई। वो रोल ओमपुरी ने किया है। तो गांधी जी पूछते हैं क्या समस्या है, तो वो कहते हैं कि मुझे पश्चाताप करना है। कहते किया क्या है तुमने?
क्या मैंने 2 हिंदू बच्चों की हत्या की है और मुझे उसका पश्चाताप करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम 2 हिंदू अनाथ बच्चों को गोद लो और उनका पालन पोषण करो, उनको उच्च शिक्षा दो। एक पिता जो अपने बच्चों के लिए करता है वो तुम काम करो। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, रियल में एक घटना है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि गांधी जी जो धार्मिक वैमनस्य है उसके कितने खिलाफ थे और वो उसको कितना आप कम करना चाहते थे और सौहार्द को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन गांधी के बारे में जो इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलती है वो जस्ट इसकी उलट देखने को मिलती है। गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुसलमानों का फेवर किया। ये बहुत एक भ्रम फैलाया जाता है कि पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया, मुस्लिमों को उन्होंने फेवर किया, जबकि ऐसा नहीं है। गांधी की जब डेथ हुई तो जिन्ना का एक स्टेटमेंट है गांधी के बारे में, वो कहते हैं कि एक अच्छा हिंदू मारा गया। और वो नोआखाली के दंगे में वो खुद कहते थे कि मुस्लिम जो होते हैं ये गलत कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। इस तरह के कई सारे उनके स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर इनको हम जाके ध्यान से देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि गांधी किसी का पक्ष लेते थे। गांधी किसी का पक्ष लेते थे। अगर गांधी की हत्या ना होती तो नोआखाली के बाद वो पाकिस्तान जाने वाले थे, और जो उन्होंने नोआखाली में किया वो पाकिस्तान में जाके करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हत्या कर दी गई। ये अपने आप में बहुत दुखद है। तो गांधी के बारे में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग मेरे ख्याल से वो समझ नहीं पाए उस बात को, जिसको समझने की इधर से थैंक यू भैया, थैंक यू, जिसको समझने की ज़रूरत है। तो गांधी अपने आप में मेरे ख्याल से वो थे जो लोगों को वो बता नहीं पाए या समझा नहीं पाए, या बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। उसको समझने की ज़रूरत है। गांधी के बारे में जो चौथी बात हमें समझ में आई, जो हमने इधर बीच गांधी को पढ़ा, तो चौथी चीज़ जो गांधी के बारे में समझ में आती है वो ये है कि ही वॉज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंटलिस्ट। जैसा कि उनकी आत्मकथा के भी नाम है, द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। वो जीवन भर प्रयोग करते थे। उन्होंने किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, हर चीज़ को प्रयोग करने के बाद एक्सेप्ट किया। जैसे एक साइंटिफिक माइंड जो होता है, जो साइंटिफिक माइंड होता है वो हर चीज़ को प्रयोग करने के बाद एक्सेप्ट करता है, किसी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता। उन्होंने खाने के साथ प्रयोग किया, उन्होंने भाषा के साथ प्रयोग किया, उन्होंने अपने कपड़ों के साथ प्रयोग किया। अगर आप गांधी की साउथ अफ्रीका की कोई फ़ोटो देख लें तो ही वॉज लुकिंग अ टोटली ब्रिटिश जेंटलमैन इन अ 3-piece सूट। लेकिन जब आप उनकी फ़ोटो देखेंगे, कल हम उनका एक यूट्यूब पे एक फुटेज मिल गया था 1.5 मिनट का, जब वो 31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे इंग्लैंड। तो वो इतनी ठंड थी उस समय, नवंबर में गए थे, नवंबर 31 में वो गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भाग लेने। चारों तरफ से उनको अंग्रेज़ लोग घेरे हुए थे और सब वो गाउन पहने हुए, 3-piece सूट पहने, वो अकेले जो है जो कपड़े वो पहनते थे उस कपड़े में वो थे। तो ये कपड़ा भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के साथ बाद पहना। जब 1915 में भारत आए तो ये आप गांधी फिल्म में भी देखिए, तो उन्होंने 2 साल तक ट्रेन से पूरे भारत की यात्रा की। उनको ये था कि कम से कम जिस देश को मुझे लीड करना है, जिस देश में कुछ करना है, कम से कम उस देश को देखा तो जाए, जाना तो जाए, समझा तो जाए ये है क्या। तो उन्होंने 2 साल तक एक्सटेंसिवली ट्रेन के साथ यात्रा की और उन्होंने ये देखा कि यहाँ तो लोगों के पास खाने को नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों को साथ कैसे मैं अटैच फील करूँ? अगर मैं कर भी लूँ तो वो लोग मुझसे साथ कैसे अटैच फील करेंगे। तो फिर वो उन कपड़ों में आ गए। तो वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और ये बहुत बढ़िया बात है। हम क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते,
हम तो दिमाग में पहले से तय कर लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, ये हाँ ये काम नहीं करना, ये ठीक नहीं है। बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में समझे एक राय बना लेते हैं, और एक कहते हैं ना कि एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते कि हाँ इसमें जो हो रहा है वही सब ठीक है, इसके बाहर जाएंगे तो सब खराब है। तो गांधी जी के साथ ये नहीं था, वो अपने कंफर्ट जोन से हमेशा अपने आप को बाहर रखने की उन्होंने कोशिश की। ऐसा नहीं कि गांधी बहुत टैलेंटेड थे, बहुत एवरेज स्टूडेंट थे। गांधी ने कई बार खुद जगह कहीं लिखा है कि जब मैं पहली बार साउथ अफ्रीका गया तो वहाँ जब मैं पहली बार वकालत करने गया और पहली बार मैं कोर्ट में अपीयर हुआ, या जो साउथ अफ्रीकन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स थे उनके सामने जब खड़ा होता तो मैं कांपने लगता था। उन्होंने कई जगह ये लिखा हुआ है। तो आप जैसे आप कांपते हैं अपने टीचर के सामने इंटरव्यू देने जाते हैं या वाइवा देने जाते हैं, या टीचर ने आपको खड़ा करके क्लास में कुछ पूछ लिया तो आप कांपने लगते हैं, आपके पैर हिलने लगते हैं। तो गांधी वैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने आप में बहुत बदलाव किए। मतलब एक अगर उसको एक इंग्लिश सेंटेंस में कहा जाए, ही केम फ्रॉम नथिंग एंड बिकेम एवरीथिंग, तो वो उस लेवल पे चले गए और उस लेवल पे उन्होंने अपने आप को ढाला। तो गांधी वॉज अ ट्रू एंड अ ग्रेट एक्सपेरिमेंटलिस्ट। वी नीड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट ही कैरिड आउट इन हिज लाइफ। तो वो हमें सीखने की ज़रूरत है गांधी जी के बारे में, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, अपनी आत्मकथा में बहुत डिटेल में लिखा है इसके बारे में। अगली चीज़ जो हम गांधी से सीख सकते हैं, ही वॉज अ एनवायरमेंटलिस्ट। इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट का बहुत क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। वो अभी हमें नहीं फील हो रहा है, लेकिन वो उसका असर दिख रहा है। गांधी के समय में एनवायरमेंटलिज्म जैसी कोई बात नहीं थी। ये 60s में ये कॉन्सेप्ट आया जब अर्नेस्ट हेस और रेचल कार्सन की 62 में साइलेंट स्प्रिंग किताब आई, और अर्नेस्ट हेस की किताब, अर्नेस्ट हेस 1969 में अमेरिका आए, इंडिया आए थे। तो उन्होंने गांधी के बारे में कहा था कि जो ह्यूमन नेचर है और जो एक फिज़िकल नेचर है, उसमें जो एक वननेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो गांधी की राइटिंग्स में मिलता है, और वो हमें वहाँ से सीखना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि गांधी उस सेंस में एनवायरमेंटलिस्ट नहीं थे जो इस सेंस में आज एनवायरमेंटलिज्म हमें देखने को मिल रहा है। तो जब हम पढ़ रहे थे तो हमें वहाँ पर एक बहुत अच्छा 1928 में यंग इंडिया में गांधी का एक कोटेशन मिलता है। वो कोटेशन हम लिख के लाए, आपको बताते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, यंग इंडिया में ये कोटेशन है जिसमें गांधी कहते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, गॉड फॉरबिड दैट इंडिया शुड एवर टेक industrialization after the manner of the West. The economic imperialism of a single island kingdom England is keeping today, the world is chasing. If entire nation of 300 million took to similar economic exploitation, it would strip to the world like the locust. वो उस समय जो वेस्ट का इकोनॉमिक मॉडल है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो वेस्ट का जो इकोनॉमिक मॉडल चल रहा है वो खतरनाक है अपने सेंस में। जिस तरह से हम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, उसी का तो दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। ये बात गांधी 1928 में यंग इंडिया में कह रहे हैं। यंग इंडिया में आर्काइव्स में, इंटरनेट आर्काइव्स में जाएंगे तो ये पैसेज आपको मिल जाएगा। आज वो एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब जो कारण बाद में लोगों ने 70 और 80 के दशक में खोजे, उसको गांधी ने 1928 में कहा। अब इकोनॉमिक सेंस में आप जाएं तो भाई गांधी उस सेंस में इकोनॉमिक्स नहीं थे जिस सेंस में आज इकोनॉमिक्स की चर्चा की जाती है। कुटीर उद्योगों की बात करते थे, चरखे की बात करते थे, हैंडलूम की बात करते थे। लेकिन आज की दुनिया में हैंडलूम कैन नॉट कम्पीट विद द पावरलूम। तो गांधी उस सेंस में एनवायरमेंटलिस्ट थे। लेकिन बाद में अगर आप देखिए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला या चिपको आंदोलन चला, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा हो या
ये जितने लोग हैं इन्होंने गांधीयन वे को ही तो फॉलो किया है। गांधीयन वे क्या है? सिंपल है। सिंपल वे क्या है गांधी का? सिंपल वे है कि जो नेचर है उस नेचर के साथ आप तारतम्यता बैठाइए, उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। आप अपने आप को ही देखिए, हम कब डिस्टर्ब होते हैं? जैसे आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये बहुत कॉमन हो गया है। ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप अपने इंटरनल नेचर के साथ तारतम्यता नहीं बैठाते हैं और ऐसे काम करने लगते हैं जो उसके अगेंस्ट हैं, तब सिस्टम बिगड़ जाता है। तो आपका इंटरनली इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाता है तो एक्सटर्नल इकोलॉजिकल सिस्टम भी बिगड़ेगा ही। तो गांधी उस बात को कहते हैं कि उस तारतम्य को बैठाने की ज़रूरत है, जिस पर बहुत बाद में लोगों का ध्यान गया और आजकल ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है और एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये वर्तमान वैश्विक समस्याओं में एक बड़ी समस्या है। आज ही हम अल जज़ीरा पे देख रहे थे, एक न्यूज़ आई कि बहुत सारे यूरोपियन देशों में जो समुद्र का जल स्तर है जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, बहुत सारे इलाके डूब गए। तो वहाँ पर ये कंसर्न उठ गया है कि अब वो जो पापुआ नई गिनी का आपने देखा होगा, हाफ पॉपुलेशन शिफ्ट कर दी गई है। तो ये एक समस्या अभी हमें नहीं लग रहा है क्योंकि हम तो मैदानी इलाके में और बीच में हैं, तो तटों पे जब पानी आएगा तो बीच में भी आएगा, बस फ़र्क ये है कि कुछ समय बाद आएगा। तो गांधी इस सेंस में आप कह सकते हैं कि ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर अगर देखा जाए तो गांधी की अगर हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर। तो उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ की ट्रांसपेरेंसी थी वो अपने आप में बेमिसाल थी, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जैसे आपने नाम सुना होगा भीष्म साहनी का, बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं, तमस उन्होंने लिखा है। और उनके जो बड़े भाई थे बलराज साहनी, वॉज अ फेमस फिल्म एक्टर। 2 बीघा ज़मीन उनकी आपने देखी होगी, और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो बलराज साहनी बड़े भाई थे, भीष्म साहनी छोटे भाई थे। तो भीष्म साहनी ने एक मेमोयर लिखा है अपने भाई के से जुड़ी कुछ बातें डिस्कस की। तो बलराज साहनी ने लिखा, मतलब उनके माध्यम से भीष्म साहनी ये बताते हैं कि गांधी's पॉलिटिकल लाइफ was so much transparent. Anyone go to his ashram and meet him at any time and argue with any type of issue. वो बताते हैं कि गांधी से जब मिलने वो वर्धा आश्रम में गए, बलराज साहनी बता रहे हैं लिखकर भीष्म साहनी को, तो वहाँ पर गांधी ही यूज्ड टू वॉक इन एवरी मॉर्निंग। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे और वहाँ पर लोगों से खुले में मिलते थे। कोई भी जाके उनसे बात कर सकता था कि आपका नहीं इस दिन ये बात कही, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आपका क्या कहना है इसमें। 1930s में और 40s में गांधी की जो लोकप्रियता थी, he was the tallest leader of the country at that time, just like a Roosevelt in America और स्टालिन इन सोवियत यूनियन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप स्टालिन से और रूजवेल्ट से या चर्चिल से उस समय जाके ऐसे मिल सकते थे मॉर्निंग वॉक पे? आप अपने सभासद से आज नहीं मिल सकते। लेकिन गांधी जो उस समय टॉलेस्ट लीडर थे, आप उनके पास जाते थे और उनसे किसी भी मुद्दे पे बात करते थे। ये भीष्म साहनी ने अपने मेमोयर में लिखा, अपने भाई के साथ वार्तालाप में। तो ही वॉज सो ट्रांसपेरेंट, और शायद इसी वजह से उनकी हत्या भी हो गई, क्योंकि जब उनकी हत्या हुई तो वो वही था कि वो निकल रहे थे प्रार्थना करके और कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सबसे मिलते थे और वहीं उनकी हत्या भी हुई। तो ही वॉज सो ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई भी उनसे मिल सकता था, कोई भी उनसे बात कर सकता था। जो उस समय मौजूदगी थी, जो खुलापन था, वो उस समय आज नहीं उपलब्ध है, उस समय भी नहीं उपलब्ध था एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन गांधी के साथ था। तो अपने आप में ग्रेट बात है। तो गांधी से एक बात और हम जो सीख सकते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि
he is open for everyone. He open for any type of argument, correction, disagreements and agreements. गांधी ने कहा है, एक उनका कोटेशन है कि मैं जो भी कह रहा हूं, जिसकी बात हमने शुरुआत में कही थी, उसमें कहीं भी कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे कीन्स ने कहा था कि आई चेंज माई माइंड एज अ न्यू फैक्ट इमर्जेस, तो गांधी भी यही बात कहते हैं कि अगर मेरी किसी दो लाइनों में, एक पैरा की दो लाइनों में इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है तो सेकंड लाइन को आप कंसिस्टेंट मानिए, क्योंकि हो सकता है समय बीत गया हो, कोई बदलाव आ गया हो। इस पर भी उनका एक कोट है जो हमने लिखा हुआ है तो ये बहुत बड़ा, लेकिन जिसमें से दो लाइंस की हम पढ़ के बताते हैं। उसमें उन्होंने कहते हैं, व्हाट आई एम कंसर्न विथ इज माई रेडीनेस टू ओबे द कॉल ऑफ ट्रुथ माई गॉड फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, एंड देयरफॉर इफ यू फाइंड any inconsistency between any two writings of mine, if he has a still faith in my sanity, he would do well to choose the latter of the two, one of the same subject. तो इतना बड़ा आदमी अगर कोई बात कह रहा है और इस तरह की बात कह रहा है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमें आज के दौर में तो एक्सेप्ट नहीं मिलती कि हमें कहीं वो देखने को मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो शायद ही इसी वजह से एक कारण है कि गांधी इतने बड़े बन पाए या वो कर पाए जो इस मकाम पे वो पहुंचे। गांधी से एक और जो बात हमें सीखने को मिल सकती है वो ये मिल सकती है कि ही मेड लीडर्स आउट ऑफ फॉलोअर्स। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नए नेताओं को पैदा किया, नए लीडर्स को पैदा किया। जैसे अगर आप गांधी के बाद तीन बड़े लीडर्स को देखें, नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी, क्या इनके बारे में कहा जा सकता है ही मेड लीडर्स आउट ऑफ फॉलोअर्स? नहीं, तीनों के बारे में कहा जा सकता। लेकिन गांधी ने 1915 में जब भारतीय राजनीति में आए तो उन्होंने नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट नए लीडर्स की एक नई खेप तैयार की। जैसे अगर आप ले लीजिए तो सरदार पटेल गुजरात से, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद बिहार से, आपके राजगोपालाचारी तमिलनाडु से। तो एक मतलब कह सकते हैं कि एक लाइन ऑफ सेकंड लीडर्स उन्होंने तैयार की जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। और उन्होंने इस बात पर फोकस किया, स्टेट यूनिट्स को आप मजबूत करिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक डिबेटिंग क्लब था बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स, वो एक डिबेटिंग क्लब था। उसको उन्होंने एक किस तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा दिया और किस तरह से नेशनल मूवमेंट को यूनाइट किया, वो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन बाद के लीडर्स में आप देखिए, क्या किसी लीडर ने, बहुत बड़े लीडर ने किसी बड़े लीडर को पैदा किया आउट ऑफ हिज फैमिली? नहीं किया। नेहरू को देखिए तो इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन अ फैमिली, नॉट आउटसाइड द फैमिली। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल बात है। तो ही इज अ ग्रेट इन दैट सेंस, क्योंकि उनको पता था कि ये लीडर्स जो हैं उनके थॉट प्रोसेस की लेगेसी को आगे लेके जाएंगे, और उसकी ज़रूरत से वर्तमान समय नहीं थे, वो लंबा देखते थे, दूर का देखते थे। और उनको इस बात पे यकीन था कि जो आने वाला समय है उसमें इस लेगेसी पे काम करने वाला कोई होना चाहिए जो इस लेगेसी को आगे बढ़ाए। तो इस मामले में वो अगर कहा जाए तो वो एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने प्ले की। फिर अगर गांधी के बारे में कुछ और चीज़ देखा जाए तो ही इज़ नॉट अ नैरो माइंडेड, ही इज़ अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। एक गुजराती फैमिली में पैदा हुए,
गुजराती लैंग्वेज में थे। पर्सनल लाइफ उनकी बहुत डिस्टर्ब थी, फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, वाइफ के साथ बहुत काफ़ी दिनों तक तनाव रहा। वो अच्छे पिता नहीं थे लेकिन राष्ट्रपिता थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिस्टर्बिंग थी उनकी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट को किस रूप में डिज़ाइन किया और उसको आगे बढ़ाया। अगर आप ये देखिए, उस समय के आप अमेरिका या यूरोप की किसी कंट्री से इंडिया की तुलना करती है तो इंडिया, अमेरिका के बारे में क्या कहा जाता है? कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स। पूरी दुनिया के लोग जाके बसे हैं वहाँ पर, लेकिन क्या वो किसी और लैंग्वेज को बोल सकते हैं सिवाय इंग्लिश के? नहीं बोल सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ अ मल्टीलिंगुअल न्यूज़पेपर इन 1903, इंडियन ओपिनियन, जो उस समय आप सोचिए पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से पहला अखबार था जो 4 भाषाओं में छपता था, गुजराती, तमिल, हिंदी और इंग्लिश। कल्पना करिए आप, क्या एक नैरो माइंडेड आदमी जो एक गुजराती फैमिली से निकला हो, हिंदू प्रैक्टिशनर हो, दुनिया का पहला मल्टीलिंगुअल अखबार निकालने काम किया और वो सक्सेसफुली उसको रन किया, ये अपने आप में बहुत बेमिसाल बात है। और इसी बात को गांधी ने आगे भी बढ़ाया कि एक व्यक्ति की जो नेशनल आइडेंटिटी है कैन नॉट बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। वो हमें यूनिक बनाती है एंड द वेस्ट कंट्रीज एंड द यूरोपियन कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम अस। अभी आपके पास अगर 500 रुपए की नोट हो या कोई इंडियन रुपी नोट, उसमें देखिए 17-18 भाषाएं हैं उस पर छपी हुई हैं और सबकी अपनी स्क्रिप्ट है। तो गांधी gave the national movement a direction in a different manner, which is based on the different kind of identities, on the religion and the languages, which is a great thing and never seen in the before Gandhi. तो ये बात अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। गांधी इतने आसान हैं, इतने कठिन हैं कि हम उनको आसानी से डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन गांधी उतने आसान है नहीं। हम लोग गांधी को 1 घंटे या 2 घंटे, 1 दिन या जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ पे दे दी हो, उसको 1 घंटे 2 घंटे या 1 सप्ताह के कार्यक्रम में आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते। गांधी इज़ फार बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। Even Gandhi himself has said he is beyond his imagination. तो गांधी अपने आप में वो सब कुछ है उनके पास जो आज वर्तमान जो समस्याएं हमारी दुनिया में चल रही हैं, हमें देखने को मिल रही हैं। टेररिज्म का इशू हो, कोई भी इशू हो, उन सब के इशू को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमने कई बार यहीं पर और अपनी क्लासेस में भी ये बात कही है। देखिए, जब आप किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह से एड्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, आपका टेररिज्म का क्राइसिस हो, फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस हो, उसके बेसिक कॉज को तलाश करिए। उसका बेसिक कॉज है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और हमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने की जरूरत है। जब तक, अनटिल एंड अनलेस वी विल नॉट एबल टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वी विल नॉट बी एबल टू एड्रेस द रियल कॉज of all the problems. तो गांधी उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है? हमें पैट्रियोटिक बनना है कि हमें नेशनलिस्ट बनना है? देखिए, बहुत अच्छी बात है नेशनलिस्ट बनना, हर कोई अपने आप को नेशनलिस्ट कह रहा है, लेकिन नेशनलिस्ट मतलब है क्या, आप ये भी तो समझिए। तो ही वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियोटिक, नॉट नेशनलिस्ट। तो इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि गांधी जो है, स्वप्निल जी से जब मेरी बात हुई थी तो स्वप्निल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक बार इनसे किसी ने कहा कि स्वप्निल जी, आप गांधी को गांधी जी क्यों नहीं कहते? तो उन्होंने कहा कि गांधी कोई
व्यक्ति नहीं थे, गांधी विचार है। तो गांधी जो एक विचार है, हम तो कहेंगे कि वो विचार से भी कहीं ज़्यादा है, जिसके लिए किसी शब्द को ढूंढे जाने की आवश्यकता है। तो उस विचार पर विचार करने की आवश्यक बजाय उसको अगर हम अपने हैबिट में ले आएँ, उसको अपनाने की कोशिश करें, तो बहुत सारी समस्याओं का अपने आप हल हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द गांधी, व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम, इज ही हैड नो पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक्स। चाहे उनके साथ अंबेडकर का विवाद रहा हो, चाहे उनके साथ सुभाष चंद्र बोस वाला प्रकरण रहा हो, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिन पर हमें लगता है कि गांधी गलत थे और आसानी से उनको रूल आउट कर देते हैं। वो उनकी पर्सनल लाइक और डिसलाइक नहीं थी, वो उनकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन थी, ऐसी थी कि जिसके कारण उनके मतभेद थे। जैसे सिंपल सी एक बात है कि जो सरदार वो सुभाष चंद्र बोस वाला प्रकरण हुआ था कि पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और उनको नहीं बनाया गया, और में गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी है कि उन्होंने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। विपिन चंद्रा में ये लाइन है। तो गांधी जी का कहना था कि सुभाष चंद्र बोस से उनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस का जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग थी, वो जो गांधीयन कोर फिलॉसफी थी, उसके साथ फिट नहीं बैठती थी। उनके साथ ये इशू था। So he had not personal like and dislikes for everyone, even in his family। वो अपने परिवार में भी हमारे आपके परिवार में भी हमारे घर के सदस्य हम इनसे सहमत नहीं होते। आज आप कहीं नहीं पनीर की सब्जी बनेगी, कहीं नहीं आलू की सब्जी बनेगी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, डे टू डे के मैटर ऐसे हैं। तो क्या वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं? तो मेरा कहना ये है कि गांधी को जितना हम जानते हैं, जितना समझते हैं, उससे कहीं और ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ओरिजिनल सोर्सेस पे जाके समझिए, तब हम जाके गांधी को समझ सकते हैं। अगर बेसिक कहीं आपको कुछ समझना है तो गांधी की जो खुद की लिखी गई किताबें हैं, हिंद स्वराज है, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग है, उन्हें आप पढ़ें। तो मेरे हिसाब से गांधी जो है विचार से कहीं आगे बढ़कर उसको अपने आचरण में डालने की ज़रूरत है। तब शायद गांधी जी के जो उन्होंने सोचा था, उसको हम शायद कहीं उसका कुछ प्रतिशत भी अगर अपने अंदर लेकर आ पाएँ तो वो अपने आप में हमारे लिए एक सफलता होगी। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, बहुत शांति के साथ सुना। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आइए सर लोग आप लोग को कुछ कहना हो उस पर।